नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के अंतर्गत हम हमेशा से ही आपको बताते आए कृषि की नवीनतम जानकारियां, जिसके तहत आज के अंक में हम आपको बताना चाहते हैं कि संतरे की खेती आप किस प्रकार से करें, साथ ही साथ संरक्षित खेती का महत्व क्या होता है। इसी विषय पर जानकारी देंगे आपको हमारे आज के विशेषज्ञ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। किसान भाइयों, ठंड का मौसम चल रहा है और पूरे बाजार में फलों की बहार आई हुई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मन को लुभाता है वो है संतरा। खट्टा मीठा तीखा बहुत अच्छा लगता है संतरा। और संतरे की खेती किस प्रकार से कर कर हमारे किसान भाई अधिकाधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं, यही आज आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मुकेश सिंह। ये वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन चर्चा करेंगे संतरे की फसल में समसामयिक फसलों के साथ साथ रबी फसलों में प्रमुख समस्या जो अभी आ रही हैं, इस संबंध में अभी अपन चर्चा करेंगे। तो संतरे की फसल अभी हमारे किसानों के खेतों पर बहुत अच्छी स्थिति में खड़ी हुई है, जो कि मृग बहार है। इस बार के फलों से हमें अच्छा उत्पादन लेना है, हमें संतरे के खेतों पर समय समय पर सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे संतरे के जो पौधे हैं वो उनकी बढ़वार तो अच्छी होगी, लेकिन हमें जो फल है वो अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें ड्रिप सिंचाई से संतरे की फसल में सिंचाई करते रहना है, और ये सिंचाई हमें 10-15 दिन के अंतराल पर यदि हम करते रहेंगे तो संतरे की फसल से हमें बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अभी संतरे की फसल में कहीं कहीं फल मक्खी कीट का भी प्रकोप देखने को मिला है। यदि आपके खेत में फल मक्खी कीट का यदि प्रकोप दिखाई देता है, यह कीट फसलों में जो हमारे उत्पादन मिलता है, जो संतरे के फल है, उसमें ये मक्खी बैठ कर के उसमें अपना अंडा है वो दे देती है, जिसकी वजह से हमारे संतरे के जो फल है उसमें सड़न पैदा हो जाती है, और उसका लार्वा उस हमारे उत्पादन को या हमारे फल को ख़राब कर देता है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यदि फल मक्खी कीट का प्रकोप हमें दिखाई देता है तो हमें अपने खेतों पर फेरोमोन ट्रैप है वो उनका उपयोग करना है, जो कि हमें जगह जगह पर पौधे पर लगा देना है। इसकी वजह से नर कीड़े इसकी ओर आकर्षित होकर के हमारे जो फल मक्खी कीट है उसके नर कीटों को उसमें कैप्चर कर लेते हैं और उसमें नष्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को फलोद्यान के खेतों में हैं वो नेट का उपयोग भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसमें बारीक नेट के माध्यम से पौधे को ढक देते हैं, और उसमें हमारे जो इंसेक्ट हैं, जो कीड़े हैं, वो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा किसान भाइयों, हमारे खेतों पे हमें सतत निगरानी करते रहना है, और जगह जगह पर चिपचिपे प्रपंच भी हमें अपने खेतों पर लगा देना है। या चिपचिपे प्रपंच पीले रंग के या हरे रंग के कपड़े में चिपचिपा कोई टैप या गोंद या ग्रीस लगा करके अपने खेतों पर लगा देते हैं, जिससे कि नर कीड़े हैं या मादा कीड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं और चिपचिपे प्रपंच पे आकर के चिपक जाते हैं, जो हमारी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अभी हमारे खेतों में कहीं कहीं फल झड़ने की समस्या आती है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से हमारे छोटे फल या बड़े फल है वो झड़ जाते हैं और हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए, जब इस प्रकार की समस्या लगती है कि हमारे फल झड़ रहे हैं, तो इनसे बचाव के लिए जिब्रेलिक एसिड नामक एक रसायन बाज़ार में उपलब्ध रहता है। इसकी 4 ग्राम मात्रा प्रति पंप के मान से हमारे किसान भाई फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे फसल है वो झड़ने की समस्या से हमारे फसलों को बचाया जा सकता है। इसके अलावा हमें हमारे खेतों में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनका कॉम्बिनेशन भी हमारे खेतों को सिंचाई के पानी के साथ में या थाले में हमें यदि मिला के करते हैं तो हमारी फसलों को इन पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। इसकी वजह से भी हमारे पौधे को पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और फल झड़ने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। किसान भाइयों, संतरे की फसल में बहुत बड़ी समस्या रहती है कि कभी कभी उसमें सूखी शाखाएं या अनावश्यक शाखाएं जो रहती हैं, उनकी कटाई छटाई का भी हमें हमारे किसान भाइयों को इस सीज़न पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे खेतों पर सूखी शाखाएँ कुछ हैं, ऐसी सूखी शाखाएँ जो अनावश्यक हैं और हमारा पौधा पूरा सूखता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों पर सतत निगरानी करते रहना है, और जहाँ सूखी शाखाएँ दिखती हैं उनको स्केटियर के माध्यम से कटाई छटाई करते रहना है। कटाई करते समय हमें खासतौर से हमारे किसान भाइयों को यह ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जगह से हम लोग कटाई करें जिसमें कुछ उसकी जीवित शाखा है वो भी उसके साथ में कट जाए, जिससे कि
वो शाखा अलग हो जाएगी और शाखा अलग होने के बाद जो कटा हुआ भाग है उस पर हम लोग COC यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पेस्ट है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कहना चाहिए या COC, वो उसकी पुताई कर देते हैं जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया नहीं पनप पाता है और हमारी जो फसल है, पौधे हैं, वो बहुत आकर्षित और अच्छे दिखाई देते हैं। ये कटाई छटाई का कार्य हमें समय समय पर करते रहना है। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों, अभी हमारी फसल मृग बहार, इसके बाद अम्बे बहार जो आएगी, वो अम्बे बहार लेने के लिए हम अपने खेतों पर सिंचाई ज़रूर करें और अम्बे बहार लेने के लिए हमें समय समय पर अपने खेतों पर निगरानी करते रहना है। इसके अलावा अपने जो संतरे के पौधे हैं उनमें हमें पुताई करने के लिए बोर्डो पेस्ट का भी हमारे किसान भाइयों को उपयोग करना है। बोर्डो पेस्ट है वो बरसात के पहले या बरसात के बाद में अभी हम लोग पुताई करेंगे। जिन किसान भाइयों ने बोर्डो पेस्ट अभी पुताई नहीं की है तो वो भी हमारे किसान भाई सर्दी की सीज़न में या गर्मी का आने वाले सीज़न में भी उससे बचाव के लिए बोर्डो पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए यदि हमारा बगीचा बड़ा है तो इसमें 10 किलो बिना भुजा चूना और 10 किलो नीला तोता और 100 लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका दवाई अपने घर पर भी हमारे किसान भाई बना सकते हैं। इसके लिए हमें नीला तोता शाम के समय किसी प्लास्टिक के बर्तन या बाल्टी ले लें, उसमें 10 किलो नीला तोता अलग एक बाल्टी में भिगो दें और 10 किलो बिना भुजा चूना वो अलग बाल्टी में भिगो दें और 100 लीटर पानी है उसमें से अपन 5-5 लीटर में इन दोनों को अलग अलग बाल्टी में भिगो के रख देते हैं। भिगोने के बाद सुबह के समय पर हम दोनों को तीसरे बर्तन में एक धार में यदि गिराते हैं और गिराने के बाद उसी 100 लीटर में हम लोग इसका घोल बना लेते हैं। ये हम अपनी गुणवत्ता की जांच करने के लिए हमें ये देखना है कि हमारा जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का है वो सॉल्यूशन सही तरीके से बना है कि नहीं बना है। तो एक लोहे की कील या लोहे की छड़ से उसमें उस तीसरे बर्तन में देखेंगे तो उसमें जंग लगा हुआ यदि हमें आता है, जिससे कि लोहे की कील पर जंग लग गई हो उस घोल में डुबा के देखने पर, तो हमें थोड़े चूने की मात्रा और बढ़ा देनी है। यदि चूने की और मात्रा बढ़ा देंगे तो यह इस प्रकार से हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा और इससे हम अपने पौधे की वो पुताई कर सकते हैं, जिससे कि जो विभिन्न प्रकार के कीड़े और रोगों से हमारे संतरे के पौधे को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही लौट कर आएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है,
बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाइयों, पुराने समय से हमारे किसान भाई संरक्षित खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय से शायद कुछ लोग भूल चुके हैं संरक्षित खेती क्या है, इसका महत्व क्या है, किस प्रकार से इस खेती को करके आप अपने स्वास्थ्य और भूमि के स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। यही आज आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर धाकड़, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग संरक्षित खेती के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, हम लोग भी जानते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत प्रयास कर रही है। हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, कृषि विभाग, उद्यान की विभाग के माध्यम से संरक्षित खेती की जो विभिन्न तकनीकें हैं, जैसे कि किसान भाई आप लोग जानते हैं कि नेट हाउस, पॉली हाउस, मल्चिंग, बेड बनाना और हमारी जो इसमें उन्नत सिंचाई विधि ड्रिप इरीगेशन, इसके माध्यम से और इसके सभी कंपोनेंट के ज्वाइंट के साथ में हमारे ज़िले में हम लोग अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्येक परीक्षण हम लोगों ने किसानों के बीच में आयोजित किए हैं, जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। किसान भाई, इस संरक्षित खेती के माध्यम से आप लोग ये मान के चलिए कि आपकी कम ज़मीन में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप लोग ले सकते हैं। इसमें चाहे प्राकृतिक रूप से जो हम लोगों को हानि होती है, जैसे हमारा ठंड का सीज़न चल रहा है, इसमें पाला गिरता है, पाला से कई तरह का नुकसान हो जाता है। संरक्षित खेती यदि हम लोग कर रहे हैं तो पाले से नुकसान नहीं होता है। इस तरह गर्मी में अधिक गर्मी है तो टेम्परेचर भी हम लोग इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह हम लोग इसमें फर्टिगेशन का पूरा प्लान कर सकते हैं। जो भी घुलनशील खाद है उन लोगों को हम लोगों को फसल के अनुसार, फसल की अवस्था के अनुसार उसका प्रयोग करना है, वो हम लोग कर सकते हैं। तो इससे फसल की हमारी क्वालिटी अच्छी आती है, जिससे हम लोगों को जो भी हम लोग इसमें फसल लगा रहे हैं उसके उत्पाद की हमारा बाज़ार मूल्य हम लोगों को अधिक मिलता है और कम एरिया में, जिसके पास में 1000 मीटर स्क्वायर ज़मीन भी है, मतलब 1 एकड़ का 1/4 भी हिस्सा भी है, उससे भी हम लोग संरक्षित खेती के माध्यम से हम लोग 5 से 10 लाख रुपए की नेट इनकम हम लोग कर सकते हैं।
अब हम लोग इसके विभिन्न घटकों के बारे में हम लोग जानें तो संरक्षित खेती में पहला घटक रहता है, इसमें रहता है नेट हाउस पाली हाउस। नेट हाउस पाली हाउस इस तरह की संरचना रहती है किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई हैं उसको कम ज़मीन में एक जो संरचना इसमें बनाते हैं, जिसमें कि पाली हाउस रहती है। पाली हाउस में हमारा जो आपका टेम्परेचर हो, तापक्रम हो गया, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, आर्द्रता हो गई, उसके अलावा हम लोगों को जो विंड वेलोसिटी हो गई, तापक्रम को हम कंट्रोल करता है, ये सभी ऑटोमेटिक रूप से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के हमारे पाली हाउस रहते हैं। एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक रहता है, जिसमें जो मैंने चीज़ बताई, कारक बताए, सबको कंट्रोल कर सकता है। दूसरा हमारा सेमी ऑटोमेटिक रहता है, जिसमें हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन रहता है। चौथा हमारा नेट हाउस रहता है, जिसमें भी हम खर्चे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उत्पादन ले सकते हैं। हमारे ज़िले में भी कई किसान इसको अपना रहे हैं। इसको लाभों के रूप में टमाटर की फसल में हम लोग देखें तो यदि हम लोग टमाटर की फसल में संरक्षित खेती कर रहे हैं, उसकी पाली हाउस के माध्यम से हम लोग इनकम की बात करें तो 1000 में इसमें ये मान के चलिए कि 1000 मीटर के उसमें लगभग हम लोग 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर लगभग 10 लाख रुपए की इनकम हम लोग ले सकते हैं। नेट हाउस में देखें तो हम लोग 5 लाख की इनकम ले सकते हैं। वही हम लोग प्लास्टिक मल्चिंग में हम लोग किसान भाई देखें तो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट लो 3 से 4 लाख रुपए की इनकम हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह की संरचना है। तो नेट हाउस पाली हाउस दूसरा हमारा रहता है, इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। नेट हाउस पाली हाउस हमने बना लिया, उसके अंतर्गत हम लोगों को मल्चिंग शीट बिछानी है, हम लोगों को बेड बनानी है। बेड भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। बेड हम लोगों ने बना लिए। हम लोग खेतों में कर रहे हैं तो रेज बेड प्लांटर से हम लोग बेड बना सकते हैं। हमारे कई किसान भाई शाजापुर ज़िले में हम लोगों ने जो प्रयोग किए हैं उससे बेड बना भी रहे हैं, रेज बेड प्लांटर से बना रहे हैं। तो उद्यान की फसलों के लिए भी बना रहे हैं और हमारे जो बरसात के सीज़न में हमारी जो फसलें रहती हैं उसमें भी किसान भाई वो सोयाबीन के लिए बना रहे हैं। अभी हमारा चना लगा हुआ है, तो अभी हमारा जो सीज़न चल रहा है किसान भाई उसमें बेड पे तरबूज और खरबूज की खेती कर रहे हैं। तरबूज और खरबूज के लिए जो बेड बनाते हैं रेज बेड प्लांटर से आपने बेड बना लिया। उसके बाद मल्चिंग शीट अलग अलग कलर की रहती हैं। जो ज़्यादातर प्रयोग में आ रही है हमारी वो रहती सिल्वर कलर और आपका नीचे ब्लैक कलर, ऊपर आपका सिल्वर कलर रहेगा, नीचे आपका ब्लैक कलर रहेगा, जिससे कि हमारा इसमें कई तरह की जो कीट व्याधि रहती हैं वो भी कंट्रोल रहती है। नमी का संरक्षण इसमें अच्छा होता है मल्चिंग में। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि हमारा खरपतवार का पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से हम लोग इसमें मल्चिंग में हम लोग सिंचाई करते हैं, जिससे कि इसमें पानी की भी लगभग 90% के लगभग इसमें बचत होती है। तो इस तरह के मल्चिंग में भी हमारे यहाँ सुनेरा में हमारे धर्मेंद्र जी हो गए, हमारा गोपीपुर गांव हो गए, उसमें कांतिलाल पाटीदार जी हो गए। इस तरह के हमारा लगभग 100 से अधिक किसान हमारे ज़िले में मल्चिंग की खेती कर रहे हैं। वो भी पूरी संरक्षित खेती के अंतर्गत आता है, जो कि अभी आप लोग तरबूज और खरबूज किसान भाई लगाएंगे। तरबूज खरबूज लगाएंगे, अभी हमारा लगाना चालू हो गया फरवरी में, और मार्च के लास्ट सप्ताह में ये हार्वेस्ट कर लेंगे, जिससे इनको बाज़ार मूल्य भी अच्छे मिलते हैं। और ये पूरा संभव हो पाया है संरक्षित खेती के माध्यम से, मल्चिंग के माध्यम से। इस मल्चिंग के माध्यम से कई किसान भाई नेट हाउस पाली हाउस में जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो इसमें नर्सरी तैयार कर रहे हैं और नर्सरी के माध्यम से भी अलग अलग तरह के पौधे इसमें बेच रहे हैं। अभी जैसे तरबूज खरबूज के पौधे हो गए वो पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों की जो लागत आती है लगभग 2 से ढाई रुपये के लगभग आती है, उसको 50% प्रॉफिट के साथ इसमें बेच रहे हैं। इस तरह की लगभग बेमौसमी जो फसलें हैं वो भी किसान भाई इसमें हमारे लगा रहे हैं, जिसका कि बाज़ार मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा रहे। जैसे जिन्होंने दिसंबर में लगभग ठंडे के सीज़न में ब्रोकली फसल लगाई। ब्रोकली जो फसल है 5 स्टार होटलों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। हम लोगों ने कृषि विज्ञान के शाजापुर में ब्रोकली की फसल नेट हाउस में लगाई हुई थी। इस तरह की जो हाई वैल्यू क्रॉप हो गया, ब्रोकली हो गया, जो हमारा शिमला मिर्च जो अलग अलग कलर की रहती हैं, लाल हो गई, पीली हो गई, हरे कलर की तो रहती हैं। इस तरह की जो फसलें हम लोगों को इसमें लगा रहे हैं, जिनका बाज़ार मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तो ये हम लोगों को अपनाना है। इसके बाद में नेट हाउस जो मल्चिंग आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, तो मल्चिंग लार्ज स्केल पे करने के लिए किसान भाइयों इसमें भी मल्चिंग जो मशीन बनी हुई है जो ट्रैक्टर से चलती है, जो हमारे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल ने बनाई हुई है, उसका भी प्रयोग आप लोग मल्चिंग शीट बिछाने के लिए भी कर सकते हैं। तो किसान भाई इस तरह की जो नई नई तकनीक है हमारे संरक्षित खेती की, चाहे हमारा नेट हाउस पाली हाउस हो, चाहे हमारा मल्चिंग हो,
और चाहे हमारी बेड बनाना हो, इस सभी तकनीकों को हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे हमारे शाजापुर जिले के ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको अपना रहे हैं और अपनी खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं। किसान भाइयों, अब समय हो चला है खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका खबरें खेती में। और आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। रबी फसलों के बुआई क्षेत्र में वृद्धि, किसानों को मिलेगा बीमा का पूर्ण क्लेम, 46 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन, पाले से फसलों के बचाव की सलाह, गेहूं को करनाल बंट रोग से बचाएं। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। रबी फसलों की बुआई में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। पिछले सप्ताह तक रबी फसलों की बुआई में 3% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जबकि इस सप्ताह तक बुआई में 3.5% का इजाफा हुआ है। कुल रबी फसलों की बुआई में सुधार की वजह गेहूं की बुआई सुधरना है। रबी सीजन की दूसरी प्रमुख फसल चने की बुआई में कमी आई है। चालू रबी सीजन में अब तक कुल रबी फसलों की बुआई 682 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल की समान अवधि में 659 लाख हेक्टेयर में हुई बुआई से 3.5% ज्यादा है। अब तक दलहन फसलों की 161 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की समान अवधि में हुई 159 लाख हेक्टेयर से महज 1% ही अधिक है। तिलहन फसलों की बुआई 108 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई, जो पिछले साल की समान अवधि में 100 लाख हेक्टेयर में हुई तिलहन फसलों की बुआई से 8% ज़्यादा है। चालू रबी सीजन में चने की बुआई की शुरुआत कमज़ोर हुई है। देश में अब तक 110 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में चने की बुआई हो चुकी है। पिछले साल की समान अवधि में चने का रकबा 111 लाख हेक्टेयर था और इस सप्ताह तक 97 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की समान अवधि के रकबे 90 लाख हेक्टेयर से 8% अधिक है। किसानों को मिलेगा बीमा का पूर्ण क्लेम। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें किसानों को खरीफ 2021 के लंबित दावों का पूर्ण भुगतान किए जाने का फैसला भी लिया गया। समीक्षा बैठक के लिए गए निर्णयों के उपरांत बीमा कंपनी ₹229 करोड़ की अतिरिक्त क्लेम राशि के भुगतान किसानों को करेगी। समीक्षा बैठक में श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने फसल नुकसान की स्थिति में करोड़ों किसानों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में निर्णय लेकर फसल बीमा लेते समय किसानों को कोई समस्या न हो, इसके लिए अधिक सुगमता लाने की कोशिश की जा रही है। 46 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन। प्रदेश में अब तक 45 लाख 61 हजार मीट्रिक टन धान का उपार्जन हो चुका है। प्रदेश में इस वर्ष सर्वाधिक धान उपार्जन वाला जिला बालाघाट रहा, जहां 5,38,554 मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है। प्रदेश में अभी 41,78,589 मीट्रिक टन धान का उपार्जन शेष है। इसी साल प्रदेश में किसानों से 2,040 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई है। पाले से फसलों के बचाव की सलाह। पाले से बचाव के लिए पहले से सचेत रहना चाहिए। विशेष रूप से आलू, मटर, काबुली चने की फसल को बचाने हेतु उपाय करना चाहिए। सिंचाई करने से खेत का तापक्रम 0.5 डिग्री से 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। पाले की संभावनाओं को देखते हुए खेत में हल्की सिंचाई स्प्रिंकलर से करें, जिससे मिट्टी गीली रहे। बहुत अधिक या कुछ पानी न दें। कुछ रसायनों के उपयोग से भी पाले से बचाव किया जा सकता है। थायो यूरिया की 500 ग्राम मात्रा का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। 8 से 10 ग्राम सल्फर डस्ट प्रति एकड़ बुरकाव अथवा वेटेबल या घुलनशील सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना भी पाले के विरुद्ध कारगर उपाय बताया गया है। खेतों व बगीचों में धुआं हेतु नम घास या टहनियों को इस तरह जलाएं कि धुआं खेतों पर बने एक परत बना ले व खेत में फसलों व पौधों के ऊपर धुआं बना रहे। 6 से 8 जगहों पर धुआं करें। गेहूं को करनाल बंट रोग से बचाएं। गेहूं की फसल में करनाल बंट रोग में गेहूं के दाने की बाहरी खोल रह जाती है। दानों के अंदर काला चूर्ण भरा रहता है, जो रोग के स्पोर होते हैं। बंट से प्रभावित बालियों में एक विशिष्ट दुर्गंध आती है, जो डाई मिथाइल एमिन की तरह होती है। इस कारण संक्रमित अनाज खाने के अयोग्य हो जाता है। इसके उपचार के लिए रोग अवरोधी किस्मों जैसे यूपी 310, HD 1981 को प्रयोग करना चाहिए। जिस खेत में रोग लग गया हो तो उसमें कम से कम 2 वर्ष तक गेहूं नहीं उगाना चाहिए।
पारा युक्त कवकनाशी 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से बीज उपचार करें। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का अंक। आज के अंक के माध्यम से हमने बहुत कुछ जानकारियां आपको दी हैं, लेकिन अगर आप हमारा आज का अंक दोबारा देखना चाहते हैं तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।